Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem 1 Dust of Snow, composed by Robert Frost from textbook First Flight class 10. The full name of Robert Frost is Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874 and died January 29, 1963. He was an American poet. His work initially published in England before it was published in America. He is known for his realistic depiction of rural life. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century. There are two pictures or images. In the first image, there is hemlock tree. It is very poisonous tree and it is covered with snow. बर्फ से ढका हुआ है and it is like a Christmas tree. The picture Dust of Snow, published on 24 January 2011. The poem Dust of Snow is divided into two stanzas, stanza 1 and stanza 2. The poem is a single sentence. पोएम एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर है एंड देर आर 8 lines in this poem. What we see in this picture? Robert Frost, crow and fine particles of snow. Robert Frost is going or passing under the hemlock tree. You can see that standing under the hemlock tree. That time Robert Frost is upset. At this moment, crow that was sitting on the branch of hemlock tree, and suddenly he began to shake. यह हिलाना शुरू करता है. Shake the branches, इस branches को हिलाता है and the fine particle of snow falls from the tree, from the hemlock tree on the Frost, Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर यह जो स्नो था, जो फाइन पार्टिकल्स थे, वो गिर जाते हैं. एंड नाउ एक्सप्लेनेशन. द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow, यानी कि what happens to a crow, पता नहीं क्या हुआ उस क्रो ने shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. उस hemlock tree से जो dust of snow थी, जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, उनको मेरे ऊपर गिरा देता है. द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अपसेट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो अपसेट हैं, दुखी हैं, सैड हैं. स्टैंडिंग और पासिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, और वह हेमलॉक ट्री के नीचे से होकर जा रहे हैं या खड़े हुए हैं. सडनली क्रो शेक द ट्री. अचानक से जो कौवा है, जो बैठा हुआ है ब्रांचेस के ऊपर, वह उसको हिला देता है. पेड़ को ट्री को हिलाता है. एंड द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो फॉल्स फ्रॉम द ट्री ऑन द पोइट. और जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, वे पेड़ के ऊपर से गिरकर पोइट के ऊपर गिर जाते हैं. एंड हेयर देयर आर टू वर्ड्स, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. Both are the indication of unpleasant. कौवा भी और हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है, और कौवा की जिसकी जो आवाज़ है बहुत ही हार्श होती है, कठोर होती है, ये दोनों को हम एक अच्छा संकेत नहीं मानते हैं. स्टैंजा 2 हैज़ गिवन माई हार्ट. अब जैसे ही ये जो
फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे गिरते हैं। ए चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड, तो जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका जो मूड है, जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एंड सेव्ड ए सम पार्ट ऑफ ए डे, और वे अपने आप को एक फ्रेश महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, और उनका दुख कम हो जाता है, हैप्पी मूड में आ जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनका जो शेष दिन था, रेस्ट ऑफ द डे था, वह बच जाएगा। एंड नाउ दे कैन डू ए पॉजिटिव वर्क इन द रेस्ट डे। एंड आई हैव र्यूड, अब जो पॉइंट है वो रिपेंट करते हैं यहाँ पर कि जो मैंने अपना जो दिन का जो पहला भाग था दुखी होकर मैंने व्यतीत कर दिया है, बिता दिया है। एंड इन दिस स्टैंजा वी फाइंड दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नाउ इन ए पॉजिटिव मूड, वह पॉजिटिव मूड में आ चुके हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में आ चुके हैं। Explanation: the soft and cold touch of snow change the mood of the poet। जैसे जो सॉफ्ट और कोल्ड जो टच था जो स्नो का, वे उनकी बॉडी को छूता है, तो जो पोइट की जो स्टेट ऑफ माइंड था वह बदल जाता है, वे अपसेट से हैप्पी हो जाते हैं। द पोइट बिगिंस टू फील रिफ्रेश, अब जो पोइट था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वे अपने आप को ताजगी महसूस करते हैं, और इस प्रकार द पोइट सेव्स रेस्ट ऑफ द डे, जो पॉइंट जो हैं वे अपना दिन का जो बचा हुआ जो भाग है, जो एक पोर्शन है, जो आवर्स हैं, उनको बचा लेने में सफल हो जाते हैं। पॉइंट इसमें दिखाता है कि किस प्रकार एक पॉइंट एक छोटे से इंसिडेंट के कारण एक नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में चले जाते हैं, या पॉजिटिव एटीट्यूड में उनका जो एटीट्यूड है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो, पोएटिक डिवाइस, स्टैंजा 1। इन दिस स्टैंजा 3 poetic devices are used। What is enjambment? The fact of a sentence continuing beyond the end of a line of poetry। जब एक सेंटेंस होता है और कंटिन्यू हो, उसमें एक फैक्ट कंटिन्यू हो और कोई फुल स्टॉप का प्रयोग ना हो, कोई कोमा का प्रयोग ना हो, तो उसे हम एंजाम्बमेंट कहते हैं। देयर आर 4 लाइन्स। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। There are 4 lines, but there is no comma and full stop in these lines, so we can say that this is an example of enjambment। Second, assonance, repetition of vowel sound। जो vowel sound है, यानी कि the sound of a, e, I, o, u, then we can say that there is assonance, and the sound may be at the starting, mid or at the end of the word। ये शब्द के बीच में हो सकती है, शुरू में हो सकती है, या अंत में हो सकती है। In the second line there are 3 words, shook down on, and the vowel o is used here, and in the word shook the vowel is used in the mid। In the second word down, here is also used in mid, but the word on, here it is used in the beginning, so we can say that in this line assonance is used। Now rhyme, what is rhyme? A word that has the same sound, जहाँ वर्ड के अंदर एक ही आवाज होती है और ends with the same sound as another word। Now here the sound crow and snow, the sound of crow and snow is the same, so we can say that rhyming scheme of these 2 words is same,
So we use here A and A. And the second, me and tree. The sound of these words are the same. So we can see that this is B and B. So we can say that rhyming scheme in these lines is A, B, A, B. In the second stanza, there are four poetic devices are used. First of all, I want to discuss consonants. What is consonants? Repetition of consonant sound. कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है उनका जो रिपीटिशन होता है, बार बार जो यूज होता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, शब्द में कहीं भी. इट मे बी इन द स्टार्टिंग, मिड और एट द एंड ऑफ द वर्ड. ये कहीं भी हो सकता है, शुरू में हो सकता है शब्द में, बीच में या अंत में हो सकता है. एग्जाम्पल, द लास्ट लाइन, डे हैड रूट्स. देर आर 3 words and sound da यानी कि d, da is used in these words, but in the first word it is in the beginning, in the second and third. In the second and third word it is used at the end of the word. So we can say that, but the sound is a consonant. The sound is consonant word. So we can say that there is a consonance. And the second is alliteration, repetition of consonant sound. यानी consonant sound का repetition तो होता है, but at the beginning of the word, परंतु वर्ड के बिगिनिंग में होता है, शुरू में होता है. बट एंड इन द कॉन्सोनेंस इट इज इन द स्टार्ट, मिड, एट द एंड, यानी कि एनीवेयर इट मे बी. तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशंस. एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज हैज एंड हार्ट. देयर आर 2 words एंड हैज मीन है के बाद दे रहा है यहाँ भी. हेयर इज ऑल्सो साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है. So we can see that in this line, alliteration is used, and in the third line, as, saved and sung. As is also consonant, and in the beginning of the words. So we can say that in the third line also shows alliterations. Now rhyming is the rhyming scheme. Here is the sound of heart विद पार्ट. जो हार्ट की जो साउंड है कहाँ मैच करती है? पार्ट से. एंड मूड, रूट. सो देन वी कैन से दैट राइमिंग स्कीम इज हेयर सी डी सी डी. सी हार्ट एंड पार्ट, द सेम साउंड. मूड एंड रूट, सेम साउंड. एंड नाउ enjambment. The last sentence we see the full stop, and there is no commas in the 3 lines. So we can see that the poem is in a single sentence. जो poem जो है एक ही sentence है only, but there are 8 lines. So we can see that the full poem, जो पूरी poem है, this is the example of enjambment. The explanation of the poem is complete. Thank you for watching.